जी, कहाँ तक छोड़ा था? हेलो, कहाँ तक छोड़ा था बताएँ? सर ये सी पे ही छोड़ा था। अच्छा, तो अब इस एग्ज़ाम्पल में इसको दोबारा देख लेते हैं, तो दोबारा से चलें इसको देख लेते हैं क्योंकि आई थिंक ये कंप्लीट नहीं हुई थी एग्ज़ाम्पल, तो फिर इसके बाद इसको दोबारा से अगेन हम देख लेते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। जी, तो जी अरसलान पढ़ें। हेलो, अरसलान भी नहीं है। जी, एजाज़ आप पढ़ें, एजाज़ कलोड़ो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। तो कहाँ है ये नाम? एक बंदे से कहा वो भी गायब है, दूसरे से कहा वो भी। सही है। राफे आप ही पढ़ लें। See, in Hakim versus Government of Pakistan, the presidential powers to commute pardon and remit under Article 45 of the Constitution were challenged. Miss Benazir Bhutto, on assuming power as Prime Minister of Pakistan, gave advice to the President to issue a commutation order to pardon, commute, and remit all the convicted by military courts by General Zia's martial law regulations. आगे पढ़ूं सर? जी, जी, पढ़ें, पढ़ें। On 8 December 1988, the President issued a commutation order to commute pardon and remit sentence awarded by military courts. This action was challenged by petitioner. On behalf of the petitioners, it was contended that since the order of the commutation was in violation of the Article 2A of the Constitution, it must be declared illegal. The crux of the argument of the petitioner एक was मिनट that यहाँ पे रुक जाएँ बिफोर आप क्रक्स के ऊपर जाएँ। ये यहाँ तक फैक्चुअल पोज़ीशन क्लियर हो गई है? जी सर। बताएँ क्या है? सर मिस बेनज़ीर भुट्टो ने जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उनको कम्यूटेशन ऑर्डर पास करने के लिए एडवाइस की थी, जो उन्होंने पास कर लिया था। जो भी मिलिट्री कोर्ट्स जो भी उनके फैसले थे जनरल ज़िया की हुकूमत के, उनको कम्यूट करने के लिए। तो जब कम्यूट किया गया तो जो उन पे केस हुआ था, उन पे ये आर्टिकल 45 वाली जो ये पावर थी वो चैलेंज हुई थी। ये इस केस में इन हाकिम खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल 45 है उसमें जो पावर यूज की गई है वो इन वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 2A है, जो ऑर्डर ऑफ सही कम्यूटेशन जो किया गया था। सही है। असल में मसला ये था कि ये जो था, ये जो आर्टिकल 2 है, जो आपका ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन है, पहले भी था और अभी भी है। तो ये पहले प्रीएम्बल होता था। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है और जो पिछले जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उसमें हमेशा से ये प्रीएम्बल रहा है। और इवन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, उसमें भी ये प्रीएम्बल था। बिफोर इट वाज़ इंट्रोड्यूस्ड एज़ अ सब्सटेंटिव पार्ट बाय ज़िया-उल हक in 1985। उससे पहले जो ये था, तो अब हिसाब चक्कर ये था इसमें कि
ये डिबेट एक चलती आ रही है जब से ये आया है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया है कि इसका इसका स्टेटस क्या है, वो व्हाट स्टेटस डज इट होल्ड, क्योंकि जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए हैं तो अब स्टेटस क्या है। तो वो जो कल अवैस ने बात की थी ज़ियाउर रहमान केस की, तो वो हिस्ट्री तो बहरहाल बहुत लंबी है और उस केस के हवाले से, बट इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें आपको पीछे से लेकर अब तक जितना भी वो जो है इसका जो पूरा जो बैकग्राउंड है वो अप टू द प्रेजेंट डे पूरा आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये था कि जब ये व्हेन इट बिकेम अ सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर से ये झगड़ा उठा कि अब इसका क्या स्टेटस होना चाहिए, क्योंकि बार बार जब इस आर्टिकल के ऊपर जो है वो इशू यही अराइज होता था कि इट हैज अ सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और अगर आप यहाँ पे भी इधर भी देखें, इफ यू गो बैक टू दिस केसेस, तो ये क्रक्स क्रक्स तो देखें पटिशनर के आर्गुमेंट का कि व्हेन आर्टिकल 2A बिकेम अ सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देयरफॉर पढ़ें आगे तो फिर इट विल बी वेरी क्लियर कि क्या क्या उनका आर्गुमेंट है। पढ़ें क्रक्स क्या है। The crux of the argument of the petitioner was that under Article 2A, Allah is the only supreme authority to pardon or commute in matters relating to the death sentences, and the President has no power or authority whatsoever to pass an order of the commutation. जी आगे I पढ़े। agree. In the light of this contention, the petitioner asserted the point that since there was a conflict between Article 2A and 45 of the Constitution, the Article 2A is supra-constitutional provision and can therefore be used to strike down other parts of the Constitution. ठीक है, ये है इनका आर्गुमेंट कि बिकॉज इसका एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, इट इज इन हायर पोजीशन देन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स देन द अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर ऑन द टचस्टोन ऑफ आर्टिकल 2A अदालत चाहे तो दूसरे जो आर्टिकल्स हैं उनको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उसी तरह से जैसे अदालत करती है जब फंडामेंटल राइट्स कन्फ्लिक्ट में आते हैं किसी ऑर्डनरी लॉ से। ये इनका आर्गुमेंट था और ये पहले भी यही आर्गुमेंट, मतलब इसी तरह का सिमिलर नेचर का आर्गुमेंट बिफोर इट वाज मेड अ सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले भी यही आर्गुमेंट था। और जब ये बना दिया गया सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद भी जो है वो यही आर्गुमेंट था। अब नाउ व्हाट वाज द कोर्ट्स व्यू, कोर्ट ने क्या कहा और क्या व्हाट वाज इट, ये उसमें लिखा हुआ है वेदर द कोर्ट एक्सेप्टेड द आर्गुमेंट और नॉट, और उस वक्त क्या व्यू लिया वो ये आपके सामने है, और कि किस तरह कोर्ट ने फिर इसको जो है, क्योंकि हम हार्मनी वाला रूल देख रहे हैं तो जाहिर है कोर्ट ने उनके आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज बेसिकली उनका आर्गुमेंट ये था कि वन आर्टिकल विल प्रीवेल ओवर द अदर। तो वो आर्गुमेंट कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो अब आप देख लें क्या है आर्गुमेंट उनका, वो उसको कोर्ट ने कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उसके आर्गुमेंट को। जी पढ़ें। The court, while accepting the importance of the objective resolution, that is, which later on became Article 2A of the Constitution, declared that the said article cannot be granted power to test the repugnancy of any provision of the Constitution on the touchstone of it. In the court's view, the President of the Pakistan had no such power to commute the death sentence awarded in matters of the Hudud, Qisas, and Diyat ordinance. In the view of the matter, the power of the pardon in such cases only weighs in with the heirs of the deceased. Therefore, the cases in which death sentences have been awarded, the President had no power to commute, remit, or pardon such sentences. However, the cases would be on different footings if the person has been punished by way of ta'zir, as in such cases the head of the state has the power to pardon the offender, and that too in public interest. The court further noted that if Article 2A is given power to strike down provisions, then the Constitution of the Pakistan will have to be rewritten afresh, and that if any article of the Constitution is in conflict with the Article 2A, the appropriate procedure is to have it amended in accordance with the prescribed provision for the purpose. However, it does not absolve the courts of their duty to give effect to the provision of the Article 2A as it had been made substantive part of the Constitution. The Constitution is an organic whole. All its articles have been interpreted in a manner
that its soul or spirit is given effect to it by harmonizing various provisions. ठीक है, होपफुली आपको कोर्ट की बात समझ में आ गई हो। आ गई है बात समझ में? जी सर, जी आ गई। बहुत सिंपली कोर्ट ने हार्मोनाइज कैसे किया आर्टिकल 2A और 45 को। बेसिकली हो वही रहा है कि कान दूसरे तरीके से पकड़ा जा रहा है, बट उन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ उसको बड़े खूबसूरत अल्फाज में कह दिया कि जहां पर डेथ सेंटेंस ग्रांट की जा रही है बाय वे ऑफ हदूद केसेस या जो किसास और दियत वाले केसेस में अगर आप जाएंगे उसके तहत अगर ग्रांट की जा रही है तो वहां पे द प्रेसिडेंट हैज नो पावर टू ग्रांट पार्डन। वहां पे पार्डन की जो पावर है वो अल्टीमेटली तो अल्लाह के पास रेस्ट करती है, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ वो जो है उनके लीगल एयर्स को मिल जाती है, जो डिसीज्ड के लीगल एयर्स है। लेकिन अगर ताजीर के तहत पनिशमेंट दी गई है, जैसे अगर आप सेक्शन 302 पीपीसी का देखें, उसमें यह है कि डेथ एज दादूद, डेथ एज उदय, डेथ एज किसास लिखा हुआ है और फिर डेथ एज ताजीर लिखा हुआ है। इस तरह करके लिखा होता है। वो जो क्रिमिनल लॉ के माहिर है बैठे हैं, उनको शौक है पीपीसी का, वो बता सकते हैं कि आया मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बताएं। आप लोगों ने पीपीसी पढ़ा है? जी सर। नहीं, सर ये तो कंफर्म वो भी कर ले। जिन्होंने कल बहस की थी वो ही बताएंगे। वो दूसरी बात है, उसके ऊपर अभी मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। वो जो है, अच्छा हाँ, ये आ गया ना, पनिशमेंट ऑफ कत्लेआम। whoever commits कत्लेआम shall be punished with death as किसास और death as ताजीर भी लिखा होगा। कहाँ गया भाई? हाँ, पनिशमेंट विद डेथ फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एज ताजीर। तो अब अगर किसास के तहत दी गई है तो फिर तो वहां पे प्रेसिडेंट साहब जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर ताजीर के तहत दी गई है तो फिर प्रेसिडेंट साहब जो है वो, फॉर जस्ट टू गिव एन एग्जांपल रिलेटेड टू सेक्शन 302 एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 45 एंड आर्टिकल 45 एंड 2A, तो जहां पर ताजीर के तहत दी गई है वहां पे प्रेसिडेंट साहब जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से कोर्ट ने जो है दोनों की जो है वो दोनों के इफेक्ट को बरकरार रखा कि और जो है, और इस तरह से जो है दे केम टू द कंक्लूजन के दोनों को इस तरह से हार्मोनाइज किया जा सकता है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे काम तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा, और आपको जो है क्योंकि 2A जो है वो अब सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो गया तो वो एट द टॉप होगा, और उसके बेसिस के ऊपर आप हर आर्टिकल की जो वैलिडिटी या इनवैलिडिटी को टेस्ट कर रहे होंगे कि आया ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के आर्टिकल खिलाफ है या नहीं है। इस तरह करते करते आप फिर हर आर्टिकल को जो है वो देखते जाएंगे। उनका ये कहना था। अब याद रखें कि उस वक्त का जजमेंट था, जो है इसको भी कितना टाइम हो गया अगर आप देख सकते हैं फुटनोट्स में, तो इसका जो है वो कब का ये साइटेशन है, PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट। तो अब अगर व्यू वही है या चेंज हो गया है, आप लोग जब वो हिस्ट्री की, मैंने वो बैकग्राउंड की बात की, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में क्या स्टेटस रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में अभी क्या होगा, क्या है अभी प्रेजेंट क्या स्टेटस है, तो आप इसका देख सकते हैं कि आया अभी भी वही व्यू है या व्यू चेंज हुआ है। बहरहाल होपफुली एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी अब। जी जी सर, आगे। क्लियर है? जी सर। बाकियों को क्या? ठीक है। तो ये आपका जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ जो है स्टैट्यूट टू बी रेड एज द होल। वहां पे ये होता है कि दोबारा अगर हम रिकैप कर लें कि वहां पे ये होता है कि आप जो है बेसिकली दिस इज आल्सो अगेन रिलेटेड टू इट कि उसमें ये होता है कि यू आर रीडिंग द स्टैट्यूट एज अ होल, और उसमें काफी सारी चीजें आ जाती है। उसमें यू कैन आल्सो गो बियॉन्ड दी जो है बिकॉज द स्टैट्यूट इटसेल्फ, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री वगैरह में भी आप जा सकते हैं, रिसीव्ड इफेक्ट भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे उसी लॉ के दो प्रोविजंस को हार्मोनाइज करने की बात की जा रही है। तो हेयर ओवर हेयर ये है कि ये इस तरह से होता है। अब इसका जो अगला जो पार्ट है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक कह लें, क्योंकि ये इसकी वर्डिंग से ही आप देख लेंगे कि जहाँ पे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं होती, वेयर द कोर्ट ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट, और वो सर खपा देती है अपना, लेकिन नहीं हो पाती हारमोनी दो प्रोविजंस में, इतना ज्यादा डायमेट्रिकली अपोज्ड होते हैं टू ईच अदर कि you have to give
प्रेफरेंस टू वन ओवर दी अदर, फिर तो आपको लाजमी इसमें करना होता है। और वहां पे क्या कहते हैं वो, पढ़ ले क्या कहता है ये जी, वेयर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। जी If it is not possible to read two provisions or sections of an act in harmony, as they may absolutely contradict each other, it is often said that the provision that was last in order of the position will prevail. Since it is the latest expression of the legislative will, however, it is to be noted that this principle of the interpretation is only applied as a last resort and is applicable where the provisions of the statute are diametrically opposed, that they cannot be reconciled with at all. And after all other means of ascertaining the meaning of the legislative have been exhausted, it is in the cases of such these where the courts are forced to give preference to one particular provision over another. जी पढ़े। Law Devashed Amar asserted, it is no doubt true that if two sections of an act of parliament are in truth irreconcilable, then prima facie the latter will be preferred. But these are arguments of the last resort. The first duty of the court must be, if the result is fairly possible, to give effect to the whole of the whole expression of the parliamentary intention. दूसरी ऑब्जर्वेशन भी। Of further relevance are the words of the Lord Macmillan. If Proviso 2 is repugnant in any way to the Proviso 1, it must prevail for it stands last in the enactment, and so to quote Lord Tennyson, CJ speaks the last intention of the makers. So what you have here is a Example very पढ़ें सर? एग्जांपल्स अभी बाद में आ जाएगी, बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं। तो व्हाट यू हैव ओवर हियर इज अ वेरी पेक्यूलियर रूल, क्योंकि इसमें ये मसला ये है कि और ये बहुत कम यूज होता है। वजह ये है कि मेनली कोर्ट का फुल तरीन कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह से लेजिस्लेटिव इंटेंशन को अफेक्ट प्रॉपरली दिया जा सके और पूरे को दिया जा सके, कोई प्रोविजन रिडंडेंट ना रह जाए, कोई इग्नोर ना हो जाए। इस वजह से कोशिश यही होती है। लेकिन जहां बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है रिकंसिलिएशन की आपस में, तो वहां पर ये होता है दैट द वन विच कम्स लेटर इन टाइम, वो जो बाद में लेटर आता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द वन विच वाज अर्लियर इन टाइम। नाउ अब यहाँ पे जो बात होती है, जैसे यहाँ पे प्रोविजो 2 इज रिपग्नेंट इन एनी वे टू प्रोविजो 1, इट मस्ट प्रीवेल फॉर इट स्टैंड्स लास्ट इन द एनैक्टमेंट। नाउ मतलब क्या है इसका कि इफ सपोजिंग दैट आपका लॉ एक पास होता है, एक एनैक्टमेंट पास होता है, एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, हम करीब करीब रखते हैं, हम दूर दूर नहीं जाते हैं। तो नाउ लेट्स सपोज वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 5 एंड 6, तो एज व्हाट फ्रॉम व्हाट वी हैव रेड हियर, क्या होगा, कौन सा प्रीवेल करेगा? तमाम तर कोशिशें होंगी Section हार्मोनाइज 6 sir. करने की, बस यही है, लेटर द वन विच इज लेटर इन टाइम दैट विल प्रीवेल। तो उसी लॉ में ठीक है, 5 और 6 में आपका मसला है, तो दोनों में से जो है 6 प्रीवेल कर जाएगा 5 के ऊपर, क्योंकि नंबर न्यूमेरिकली अगर आप देखें, नंबर वाइज देखें, तो 6 कम्स आफ्टर 5, तो 6 वाला जो है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि इट इज द लास्ट इंटेंशन ऑफ द मेकर्स के उन्होंने 5 पहले लिखा था और उसके बाद 6 लिखा था। इसी तरह से अब अगर मिसाल के तौर के ऊपर 5 अमेंड हो जाता है, दोनों बने उस जब बने थे इनैक्टमेंट टाइम जब बने थे, तो अब 5 और 6 साथ ही बने थे, ज़ाहिर है अलग तो नहीं बने होंगे। तो लेकिन क्या होता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 2-4 साल के बाद सेक्शन 5 अमेंड हो जाता है। अब फिर उस पर लेटर इन टाइम फिर 5 हो जाता है, क्योंकि वो बाद में आया था, 6 पहले हो गया, तो फिर 5 को दे दी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई जी बात सर. यहाँ तक? तो ये जो रूल है ये इस तरह से चलता है और बहुत कम ये यूज होता है। इसके ऊपर कंपैरेटिवली जहां पर दूसरे रूल्स के बेतहाशा केसेस मिले, इसके मुझे बहुत ही कम केसेस मिलते हैं, हार्डली 1 आउट ऑफ 100 इस तरह करके केस मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है। किसी ना किसी तरह से अदालत जो है वो हार्मोनाइज कर ही लेती है, और
बहुत कम इसके ऊपर जो साइटेशन है वो बहुत कम मिलती हैं। तो ये है इसमें पोजीशन। और बट नो डाउट ये रिकग्नाइज होता है, रिकग्निशन दी गई है इसको। और क्या कहना चाहिए, हमारे हमारे पास यहाँ पे जो अभी जो एग्जांपल्स हैं वो हम एग्जांपल्स अनफॉर्चुनेटली इस क्लास में तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं और एग्जांपल्स आर क्वाइट बिग, क्योंकि मेनली जो है दो प्रोविजंस का कंपैरिजन है आपस में। तो इस वजह से वो नहीं देखी जा सकती है। लेकिन बहरहाल ये है कि कन्फ्लिक्ट दिखाना लाजमी है, और कन्फ्लिक्ट ऐसे दिखाना है कि वो चीज अब किसी भी तरह से रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट के। अब रिकंसिलिएशन नहीं हम कर सकते हैं। तो एक केस तो है, वो तो क्लियर कट केस है जिसमें कोर्ट ने प्रेफरेंस दी है टू वन प्रोविजन ओवर दी अदर, और वो जो वन लेटर इन टाइम है उसी को प्रेफरेंस दी है। लेकिन जो हमारे पास जो दूसरा केस है जिसमें प्रेफरेंस दी है वो बाय द वे कैनेडियन केस है, उसमें प्रेफरेंस दी गई है टू द प्रोविजन लेटर इन टाइम वाले को। लेकिन जो हमारे पास जो दूसरा जो केस है वो हमारा पाकिस्तान का केस है, ये वाला जो एग्जांपल बी है। इसमें कोर्ट ने जो प्रोविजन लेटर इन टाइम वाले को प्रेफरेंस हालांकि नहीं दी है, लेकिन उसको रिकग्नाइज किया है कि यस दिस रूल एग्जिस्ट। और चूंकि जब आप सर्कमस्टांसेस देखेंगे कि अगर सर्कमस्टांसेस वो नहीं एग्जिस्ट करते तो मे बी कोर्ट जो है उस प्रोविजन को प्रेफरेंस दे देती जो कि बाद में आया था। और है भी ये जो दूसरी जो मिसाल है, ये पाकिस्तान के हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मिसाल है। इसी तरह से 2012 या 13 का भी एक केस है, मेरे ख्याल में 2015 का केस है, मुझे अभी सही तरह याद नहीं है। उसमें भी ये रूल की को वन ऑफ द जजेस जो है उन्होंने इसको रिकग्नाइज किया है। तो मे बी अगली क्लास में हम इसकी एक मिसाल देख लें, तो क्योंकि अदरवाइज वो बीच में कट ऑफ हो जाएगा। तो ये हिसाब है। यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। कोई सवाल अभी तक कुछ पूछना हो? जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। चले हम ऐसा करते हैं कि 6 मिनट है तो हम लोग फैक्ट बी से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल। बी ए वाली तो मैं तो आप जो है वो पहले ही सोए हुए हैं तो और सो जाएंगे, मुझे भी नींद आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद बी। तो देख ही लेते हैं, थोड़ी बहुत हो सकता है क्योंकि वी हैव 6 मिनट्स रिमेनिंग, तो फैक्ट्स को ही देख लेंगे। जी पढ़े तो किसी और से आर्टिकल पढ़वाते हैं। 203। आप बंद करो आप। ठीक है सर। चले जी। मानूर, मानूर है? यस सर। जी जी पढ़े आर्टिकल बी 203C। Article 203C provides for the establishment of federal Shariat court in Pakistan and the manner in which judges are to be appointed to the particular court. Under Article 209, subsection 5, an inquiry is made against the judge who is to be removed from the service by the Supreme Judicial Council. And Article 209, subsection 6 provides for the removal of judge of the Supreme Court or of a provincial high court if the inquiry of the Supreme Judicial Council results in the conclusion that the judge is to be removed. Sir, यहाँ आगे तक क्लियर बढ़ो। है बात? यहाँ तक क्लियर है बात? ये लैंग्वेज क्लियर हुई है कि 203 क्या कहता है, 203 क्या कहता है, दोबारा देख लेते हैं। 203 कहता है एफएससी जो है वो बनेगी कैसे और उसमें जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। नाउ इफ यू वांट टू लुक एट एफएससी, आर्टिकल 203 फुटनोट्स में पूरा दिया गया है। अब मेनली जो इसका जो क्लॉज का मसला है वो हमारा जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट में आ रही थी बात, वो आ रही थी आर्टिकल 203C का आर्टिकल 4 और 4A का मसला है, इन दोनों का मसला। और आई थिंक 4A और 4B भी आई थिंक इसमें इन्वॉल्व था। तो हम देख लेते हैं कि 4A क्या कहता है, 4 क्या कहता है, व्हाट डज 4 से। पढ़े आर्टिकल 203C का 4 जी। The Chief Justice and a judge shall hold office for a period not exceeding 3 years, but may be appointed for such further term or terms as the President may determine. होपफुली ये क्लियर होगा। क्लियर है? क्या कहता है? Yes, sir. चलो जी जी सर। ठीक है, आगे चले। आगे क्या बात हो रही है? 4A. So 4A?
जी नहीं। नहीं, इसका प्रोविजो पढ़े ना, प्रोवाइडेड क्या कहता है? Okay. Provided that a judge of a high court shall not be appointed to be a judge for a period exceeding 2 years except with the consent and except where the judge is himself the Chief Justice after consultation by the President with the Chief Justice of the High Court. ठीक है, ये आपका आर्टिकल 203C का 4 है। इसमें क्या बात हो रही है? Now what does 4A say? The Chief Justice, if he is not a judge of the Supreme Court and a judge who is not a judge of High Court, may by writing under his hand address to the President resign his office. ठीक है, 4B. The President may at any time by order in writing A. modify the term of appointment of a judge, B. assign to a judge any other office, and C. require a judge to perform such other functions as the President may deem fit. ठीक है, ये है आर्टिकल 203C के वो आर्टिकल्स जो कि कन्फ्लिक्ट कर रहे थे कहाँ पर, जो है 2009, 5 और 6 के साथ और 7 के साथ। बेसिकली पूरा ही 209 जो है उसके साथ कन्फ्लिक्ट में आ रहे थे। अब आगे, अब यहाँ तक बात क्लियर है? नाउ लेट्स लुक एट आर्टिकल 209। 209 कहाँ है? अच्छा, 5 भी है इसमें, 5 वाली क्लॉज भी है, लेकिन वी हैव लेस टाइम, तो जो 5 भी पढ़ ले। 5 क्या कहता है इसका? A judge of High Court who does not accept appointment as judge shall be deemed to have retired from his office, and on such retirement shall be entitled to receive a pension calculated on the basis of the length of service as judge and total service, if any, in the service of Pakistan. ठीक है, ये आपका जो है फेडरल शरीयत कोर्ट के जो इसके आर्टिकल के वो प्रोविजंस हैं जो कि कन्फ्लिक्ट में आ रहे थे 209, 5, 6 और 7 के साथ। नाउ 2095 देख ले, जस्ट क्विकली लुक एट इट। इसमें सिंपली ये बात की गई है दैट information received the Pakistan opinion that a judge of Supreme Court of the High Court is incapable of performing his duties or is guilty of misconduct, तो फिर वो डायरेक्शन दे दी जाएगी काउंसिल को फिर इंक्वायर कर ले मैटर पे। और अल्टीमेटली जो इसका 2096 जो है उसमें ये बात की गई है कि प्रेसिडेंट जो है वो जज साहब को रिमूव कर सकते हैं ऑफिस से। और 7 में ये बात है कि except as provided by this article, judges of the Supreme Court या हाई कोर्ट को रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिकली ये आर्टिकल्स है। अब इस पे सोचिएगा ना, ऑफ कोर्स यस, बिकॉज ये एग्जांपल यहाँ पे दी गई है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कन्फ्लिक्ट था तो उसको जो है रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लेकिन सोचिएगा इसके ऊपर एंड विल कम बैक टू दिस इन द नेक्स्ट क्लास कि कन्फ्लिक्ट कैसे था इसमें। ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं, तो फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। ठीक है, Okay, so